ओके, नाउ टेल मी, ग्रोथ करने के लिए प्लांट में भी ग्रोथ होता है, एनिमल में ग्रोथ होता है, प्लांट के अंदर यू हैव अ स्पेशल सेल जो ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, which promotes मेरिस्टेमेटिक सेल। right. Purva, Nisha, Kanika, Shivanshi, all of you, yes, and all of you other than that, yes, meristematic cells are the one जो basically add करते हैं cells, and that is why you will find the growth will be happening over there. ठीक है, क्या एक एडल्ट एनिमल के अंदर ग्रोथ देखने के लिए आपको मिलेगी? Yes. एनिमल है, एडल्ट है, मतलब एडल्ट हो चुका है एकदम, लाइक समझो एलिफेंट है 20 साल का, विल आई फाइंड दैट एनिमल राइट इंक्रीजिंग इन साइज? नो सर। अब मुझे बताओ कि अगर एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, लाइक फॉर व्हाट रीजन वी आर डूइंग द सेल डिवीजन इन द सेल? To replace the old. टू रिप्लेस द worn To out replace cells. राइट, वेरी वेरी गुड। Dead cell. डेड सेल या वॉर्न आउट सेल को रिप्लेस करने के लिए यू विल फाइंड अ सेल डिवीजन विल हैपन। ये ही एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपका सेल डिवीजन वहां पे होगा और नए सेल आपके यहाँ पे ऐड होंगे, राइट? बेसिकली सेल डिवीजन वहां पे ग्रोथ नहीं किया जा रहा, बेसिकली यू आर रिप्लेसिंग द वॉर्न आउट सेल, सो दैट इज समथिंग आल्सो यू नो। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिमिलर या रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज इंक्लूसिव किसके अंदर? बैक्टीरिया। Single cell organism. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट, जिसमें बैक्टीरिया भी आएगा, प्रोटोजोआ भी आएगा, अमीबा भी आएगा। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए वो दोनों चीजें आपकी लाइक सेम ही रहती है, राइट? हायर प्लांट्स और एनिमल के लिए दोनों चीजें हो जाती है आपके यहाँ पे एक्सक्लूसिव, दोनों सेम नहीं रहती, दोनों की दोनों चीजें वहां पे आपको हो जाएगी बिल्कुल एक्सक्लूसिव। So that is something you have to see. That is something we have seen by far, right? Now let's go beyond that. हमने reproduction वहाँ पे चालू किया था। Sexual और sexual आप लोग जानते हो क्या होता है, आपने already बता चुके हो मुझे। जब also explain नहीं किया advantage किस में ज्यादा है। You clearly know कि अगर एक advantage के तौर से देखा जाए तो sexual में ज्यादा advantage है। आपको variation मिल रहा है and that variation helps you कि आप adapt कर सके अपने environment के अंदर, जो बहुत जरूरी होता है हर एक species के लिए। ऑन द अदर हैंड असेक्सुअल का फायदा ये होता है कि वो कम टाइम में आप ज्यादा नंबर बना सकते हो, आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर वहां पे आपका ज्यादा है नहीं, तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब इसके बाद थोड़ा सा और बिल्ड करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। ऑलराइट, यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन इन नेक्स्ट 30 seconds होपफुली। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. Awesome. Yes, sir. चलिए, now let's start with the content. Just wait a minute. ओके, सो रिप्रोडक्शन का हमने एक कंपोनेंट देखा था कि सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट एनिमल, इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज। नाउ दैट इज समथिंग वी हैव सीन। सेक्सुअल के यहाँ पे फायदे क्या होते हैं, आपको वेरिएशन मिलता है, दो पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन आपको होते हुए मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे आपको दे कैन इवॉल्व। और एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। लाइकन्स यहाँ पे लिखा होता है बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, लाइकन्स व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन, राइट? लाइकन्स आपके एरिया में आपको मिल जाते हैं बट यू डोंट फाइंड लाइकन्स वेरी कॉमनली सीन हमारे यहाँ पे, राइट? सो दे आर ओनली सीन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज यहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। So that is also the example जहाँ पे lichens respond कर रहे हैं to the external environment, ठीक है? That also becomes example here, okay? Now, अब यहाँ पे एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा, और सेक्सुअल सेक्सुअल के बारे में आपको यहाँ पे डिफरेंस मालूम है। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, so please remember one thing, that it is not essential for the survival of the individual, is not essential for survival of individual. So इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए आपको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एनिमल है और अगर वो थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोड्यूस नहीं करता, तब भी वो सर्वाइव करेगा, तब भी वो सर्वाइव नहीं करेगा, तब भी वो सर्वाइव करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपने एक टॉर्टोइस पाल के रखा है,
टॉर्टॉइस को आपने लाइक 50 साल के लिए अपने साथ पाल के रखा है, उस 50 साल में अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा, अगर उसके साथ एक फीमेल आप नहीं भी रखेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा, तब भी वो सर्वाइव करेगा। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ये स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज मत होना। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट कि एक इंडिविजुअल बिना रिप्रोड्यूस करे भी सर्वाइव कर सकता है। आप देखते ही हो, जू के अंदर भी आप एनिमल्स को जब रखते हो, राइट, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अकेले रहते हैं और थ्रू आउट द लाइफ उनको अकेले केज में रखा जाता है एंड दे स्टिल सर्वाइव, राइट। सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जू से याद आया, आप में से कितने लोग गोपालपुर जू गए हैं, कांगड़ा में? एनीवन ऑफ यू हैव गॉन ओवर देयर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, गुड टू सी दैट, राइट। द जू हैज सम बेयर रखे हुए उन लोगों ने, लेपर्ड रखे हुए एज फार एज आई नो, एंड सम डियर्स ओवर देयर। आई डोंट थिंक देयर इज न्यू एडिशन टू दैट। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट जूज लेटर अगेन। सो याद रखना, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। वहां पे एसेंशियल नहीं होता, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड थिंग जो हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए हमने ऑलरेडी ये बात मेंशन की थी, तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है वापस से, कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज गोइंग टू बी सेम। समथिंग यू ऑलरेडी नो, सो मैं जैसे यहाँ पे मेंशन करूंगा, एंड ग्रोथ इज गोइंग टू रिमेन द सेम। That is something you have to know. अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या हर एक स्पीशीज आपके जो प्लैनेट पे है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। द आंसर इज नो। कुछ आपके ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, कुछ आपकी ऐसी स्पीशीज होती है जो आपकी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कुछ ऐसे आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का जो आपकी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब इसमें आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आई कैन सी यू कपल ऑफ एग्जांपल। कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे सामने है। एक एग्जांपल आपका है यहाँ पे म्यूल। म्यूल आपका रिप्रोड्यूस नहीं करता। म्यूल जो आपका होता है, म्यूल बेसिकली आपका होता है स्टेराइल। म्यूल आपका होता है यहाँ पे स्टेराइल। जब भी आपके सामने मैं यूज करूँ ना टर्म स्टेराइल एनिमल के लिए, तो याद रखना स्टेराइल का मतलब होता है जो एनिमल इनफर्टाइल होता है, वो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सो म्यूल इज समथिंग विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये लोग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आपने देखे होंगे, इनको बेसिकली यूज किया जाता है हैवी वेट को लिफ्ट करके ऊपर जाने के लिए, और हिली एरिया में से काफी रेगुलरली लोग इसे यूज करते हैं। यू विल गेट टू सी दैट इन योर बेल्ट। सो म्यूल इज समथिंग व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसी तरीके से आपकी जो वर्कर हनी बी होती है, आपकी जो वर्कर बी होती है हनी बी कॉलोनी के अंदर, वो भी आपकी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। याद रखना, हनी बी की कॉलोनी के अंदर आपका जो मेजर काम करता है कॉलोनी के अंदर हनी बी को, लाइक हनी बनाना, हनी लाइक हनी कोम बनाना, ये सारे काम वर्कर भी करते हैं। और ये वर्कर भी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। सो दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। तो ये बात भी याद रखनी है। उसके साथ साथ कई बार अनफर्टाइल ह्यूमन मैन एंड वुमेन कैन बी देयर। यू कैन गेट टू सी कई बार पॉपुलेशन में आपको इनफर्टाइल मैन मिल सकता है या वुमेन मिल सकती है। ये भी कई बार आपको देखने के लिए मिल जाता है पॉपुलेशन के अंदर। ये मैं ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सो वो लोग भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो स्टेराइल, वो भी स्टेराइल होते हैं। तो इसलिए याद रखना कि जो भी एनिमल आपका स्टेराइल होगा वो आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और क्योंकि आपको ऐसा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है, दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। क्योंकि हर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता। देखो, इतना तो हम श्योर है कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती, ये चीज तो वेल डिफाइंड है। और उसके साथ साथ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ लिविंग बीइंग्स हैं जो आपके यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई प्लीज रिमेंबर दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। योर रिप्रोडक्शन is not a defining character of living beings. तो अभी तक हमने दो यहाँ पे कैरेक्टर को फॉलो किया था। एक हो गया आपका ग्रोथ और एक हो गया आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन। दोनों के दोनों ही मेरे यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है।
बोथ ऑफ देम आर नॉट माई डिफाइनिंग कैरेक्टर। ना ही मेरा रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक डिफाइनिंग कैरेक्टर मुझे बन पा रहा है, क्योंकि कुछ एनिमल्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ग्रोथ भी मेरा यहाँ पे नहीं बन पाया, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग में वहां पे ग्रोथ शो कर रहा था। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। आप मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हो जो एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता आपके एंड से, अगर आपको कुछ मालूम हो तो? एनीवन, एनी अदर एग्जांपल यू कैन टेल मी? कोई बात नहीं, बाद में कभी याद आए तो बीच में बताना, राइट? सो यू गेट टू सी मेनी एनिमल्स व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एंड ये आपके कुछ एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है? सो अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ भी नहीं था और रिप्रोडक्शन भी आपका नहीं है ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, दैट इज माय मेटाबॉलिज्म, which basically means what? एक मेटाबॉलिज्म को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे या एक सिंपल डेफिनेशन अगर इसके हम लिखे, सो इट इज सम ऑफ total chemical reaction, sum of total chemical reaction inside the body, inside the body is known as metabolism. उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी में जो भी टोटल केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, उनको हम कलेक्टिवली एक यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं उनके लिए, दैट कैन बी माय मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि मेटाबॉलिज्म से क्या क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। आपके बॉडी में जो भी आपके बॉडी में फिलहाल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हो आपका लेट्स से डाइजेशन, आपका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है आपका? एक केमिकल रिएक्शन रन होता है जिसमें आप खाने को ब्रेक डाउन करते हो इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सो दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। देन इवन जब आप मुझे सुन पा रहे हो, योर प्रोसेस ऑफ हियरिंग, इवन दैट इज एग्जांपल ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, राइट? वो करने के लिए भी आपको कुछ केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर रन करने पड़ते हैं, और बीइंग मोर स्पेसिफिक, आपके कान में और आपके ब्रेन में कुछ रिएक्शंस रन किए जाते हैं, और तभी आप मुझे परसीव कर पा रहे हो या तभी आप मुझे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ वन काइंड ऑफ लाइक रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। जब आप लेट्स से आप एक्सरसाइज करते हो या आप रन कर रहे होते हो, राइट? सो इवन व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर रनिंग इनसाइड द बॉडी। सो बेसिकली है क्या, अगर आप फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, या जिसे मैं कहूंगा बायोलॉजिकल रिएक्शन, आपके बॉडी में चल रहा होगा, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर हमेशा होती रहती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस शुड बी क्लियर टू यू। और यही मेटाबॉलिक एक्टिविटी आई कैन फाइंड ऑल्सो इन माय प्रोकैरियोट एज वेल। याद रखना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा देखने के लिए, वो आपको हर किसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिख के दिए, डायरेक्शन, हियरिंग, विजन, ये सारे एग्जांपल आते हैं मेटाबॉलिज्म के। उसी के साथ साथ याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा देखते हुए इवन इन माय प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट एज वेल। यूकैरियोट्स में तो होना ही है, वो तो है ही आपके यहाँ पे, एंड ऑल्सो योर प्रोकैरियोट्स। अब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि यार प्रोकैरियोट्स में आपको मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस बात को समझिए आपका एक बैक्टीरिया है या एक अमीबा है, तो उसके अंदर भी कई सारे इवेंट्स हो रहे होंगे, उसके अंदर भी, इवन दो सिंगल सेल्ड है, उसके अंदर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे हो रहा होगा, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल बी सीन हैपनिंग, चाहे वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, इतना तुम्हें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? आफ्टर दैट इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे समझनी है इसके अंदर, कि जब भी आप बात करते हो मेटाबॉलिज्म की, आपके दो इवेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी आप मेटाबॉलिज्म की बात करोगे तो आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर दो इवेंट हमेशा आपके होते रहते हैं। एक इवेंट आपका होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एनाबॉलिज्म। सो एक इवेंट आपका होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एनाबॉलिज्म। ये टर्म को आप याद रखिएगा, ये टर्म आपके सामने वापस आएगा जब आप आगे जाके एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो पढ़ते हैं, तो ये टर्म आपको वापस देखने के लिए मिलेगा। सो ये टर्म को याद रखना। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म मीन्स
a building process. It means a building process. Building process. So अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एनाबोलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप अपने बॉडी के अंदर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस रन कर रहे हो जहां पे आप चीजों को बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एनाबोलिज्म। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। योर बॉडी इज सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, सो प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड। आपका बॉडी जब प्रोटीन बना रहा है, इट इज एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बना रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एनाबोलिज्म ओवर हियर। सिमिलरली अज्यूम करते हैं कि आपकी बॉडी कुछ ग्रोथ हार्मोन बना रही है, राइट? सो लेट्स से योर बॉडी इज मेकिंग सम ग्रोथ हार्मोन, कुछ आपकी बॉडी नए ग्रोथ हार्मोन बना रही है क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए। सो ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी मेरा एग्जाम्पल बनता है मेरे एनाबोलिज्म का। जब भी, सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो, कोई चीज आप बना रहे हो, कोई चीज आप सिंथेसाइज कर रहे हो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एनाबोलिज्म। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आपका तो हो ही रहा है, राइट? एनिमल में, प्लांट में ये हो रहा है। बट एक और प्लांट का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है यहाँ पे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे खाना बनाने के लिए, बता दो मुझे। Sunlight. Sunlight, carbon dioxide. CO2, ठीक है, राइट? हाँ जी, एंड क्लोरोफिल यू नीड टू हैव, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका CO2 मैंने ले लिया इंग्रेडिएंट, मैंने अपना वाटर लिया, सनलाइट मुझे मिल रही है, एंड यूजिंग दैट एक आपका प्लांट बनाता है यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल। अ प्लांट इज गोइंग टू मेक अ शुगर मॉलिक्यूल। दिस बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ योर एनाबोलिज्म एज वेल। ये भी आपका एक एनाबोलिज्म का यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। सो फोटोसिंथेसिस करके आप जो शुगर बना रहा होता है प्लांट, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई एनाबोलिज्म। जब भी आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई एनाबोलिज्म। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक और टर्म मिल जाएगा, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर कैटाबोलिज्म। सो जैसे आपके पास एनाबोलिज्म है, वैसे ही आपका एक और टर्म आपको याद रखना है, दैट इज योर कैटाबोलिज्म। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग प्रोसेस। सो कैटाबोलिज्म यहाँ पे कहा जा सकता है एज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। अगर वो वहां पे बिल्डिंग प्रोसेस था, तो ये मेरा यहाँ पे होगा एज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये ब्रेकिंग प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक लार्जर पार्टिकल को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स। सो लार्जर पार्टिकल और लार्जर स्ट्रक्चर को हम ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे इनटू योर स्मॉलर यूनिट्स। इसको हम स्मॉलर यूनिट्स में आप ब्रेक डाउन करोगे। इसका सबसे सिंपल और अंडरस्टैंड हो जाए आसान से वो एग्जांपल यहाँ पे होगा डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका डाइजेशन ऑफ फूड। जब भी आप खाने को डाइजेस्ट करते हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, समझो आपने राइस खाया, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, उसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो इनटू स्मॉलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो डाइजेशन बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय लाइक सिंपल ब्रेकिंग प्रोसेस, राइट? इट इज एग्जांपल ऑफ माय कैटाबोलिज्म। तो जब भी आप कोई चीज को ब्रेक डाउन करोगे बॉडी के अंदर टू मेक सम स्मॉलर यूनिट्स, जब भी आप कोई चीज को ब्रेक डाउन करते हो टू मेक द स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड एज माय कैटाबोलिज्म। और डाइजेशन जो आपके बॉडी में हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है? दैट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ योर कैटाबोलिज्म। और यही कैटाबोलिज्म आपको एनिमल्स, प्लांट्स सब के अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्लांट्स भी जो अपना खाना बनाते हैं, एक चीज समझो, जो भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको बाद में वो ब्रेक डाउन ही करेंगे। और उसको ब्रेक डाउन करा इसलिए जाता है ताकि उसको यूज करके वो लोग एटीपी बना सके। याद रखना, द होल आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, आपका जो प्लांट खाना बनाता है, खुद के लिए बनाता है, वो जो स्टार्च बनाता है उसको बनाता है वो इसलिए है ताकि उसको भी वो ब्रेक डाउन कर सके, ब्रेक डाउन करके बाद में से उसमें से वो एनर्जी जनरेट कर सके। सो दैट इज द इवेंट ऑफ माय कैटाबोलिज्म, ठीक है? तो शुगर भी जो आपकी जो ब्रेक डाउन की जाती है टू जनरेट एटीपी, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माय कैटाबोलिज्म। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली आपके पास है शुगर, and that sugar can be broken down into glucose, ताकि अल्टीमेटली आपको मिले यहाँ पे ATP. That is also
कैटाबोलिज्म। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, कैटाबोलिज्म इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस एंड एनाबोलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस, और दोनों ही इवेंट आर अ कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दोनों ही इवेंट मेरे मेटाबॉलिज्म के पार्ट होते हैं, राइट। सो जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो ये दोनों चीज आपकी बॉडी में हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी अटेंशन देके क्लास को अटेंड कर रहे हो, राइट, तो वो टाइम पे आपकी बॉडी एनर्जी बर्न कर रही है, आपकी बॉडी एनर्जी बर्न कर रही है ताकि आप अटेंशन दे सको, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, राइट। सो दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म वाला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, और अगर नहीं आ रहा देन बता दो कि सर ये वाला पार्ट तो समझ आया नहीं, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। प्लीज गो अहेड एंड टेल मी कि सर एनाबोलिज्म कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आई रिपीट दैट थिंग, डू लेट मी नो दैट। कई बार ऐसा होता है कि समझना है, या कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क में इश्यू हो गया हो, जो मैं बता रहा हूँ तभी आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया हो। सो इवन इन दैट केस जस्ट लेट मी नो दैट। सो याद रखना, मेटाबॉलिज्म इज समथिंग शोन बाय एवरीवन, चाहे वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक वेल हो, सब लोग मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। अब मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बताऊंगा, वो टर्म को आप यहाँ पे समझो। मैं टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टर्म, और ये टर्म आपके सामने फ्यूचर में भी आएगा, तो इससे आप वाकिफ हो जाओ। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं इन विट्रो रिएक्शन या इन विट्रो, सब कुछ भूल जाओ, बस आप ये टर्म को समझो, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर या सेल के बाहर, राइट। आई वुड से बॉडी के बाहर, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास, लेट्स से मैं कहता हूं कि अवनी इन विट्रो बायोकेमिकल रिएक्शन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई तो भी रिएक्शन कर रही है लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब है उसके पास, फ्लास्क है उसके पास, और उसके अंदर अगर आप रिएक्शन कर रहे हो या उसके अंदर आप कोई बायोलॉजिकल काम कर रहे हो, राइट, तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। तो जब भी आपके सामने इन विट्रो आएगा तो आप इतना याद रखना, इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी। और तुम एडिशनली ये भी इमेजिन कर सकते हो कि इन विट्रो मतलब आप टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क या पेट्री डिश यूज कर रहे हो कोई रिएक्शन के लिए, मतलब आप लैब के अंदर काम कर रहे हो, राइट। इवन दैट इज समथिंग यू कैन इमेजिन, राइट। तो अब है ये बात, यहाँ पे हम ये टर्म इसलिए समझते हैं क्योंकि अज्यूम करते हैं कि आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन करने के लिए आपको कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, वही एंजाइम्स बॉडी के बाहर भी काम कर सकते हैं, वही एंजाइम्स आपके बॉडी के बाहर भी लैब के अंदर वो काम कर सकते हैं। मतलब आपने समझो अमाइलेज निकाला, अमाइलेज काफी फेमस एंजाइम है, राइट। इट इज समथिंग जो आपने 10th में भी सुना होगा, अमाइलेज एंजाइम। सो आपने अमाइलेज एंजाइम निकाला और आप उसे टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, राइट। आपने इसे निकाला और आपने इसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी अमाइलेज अपना काम कर सकता है, अगर आप उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे तो इट कैन वर्क, ठीक है। तो मतलब एक बायोकेमिकल रिएक्शन आपका सेल के बाहर या एक बायोकेमिकल रिएक्शन आपका बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ये चीज याद रखना। यू कैन फाइंड इन विट्रो बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अगर आपको कोई बोले कि यार बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के बाहर नहीं हो सकते, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हो सकते हैं, राइट। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एक लिविंग थिंग है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार वो लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। हाँ, वो एक लिविंग रिएक्शन है बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। सो ये चीज क्लियर रखना कि इन विट्रो बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, आप एंजाइम्स निकाल के आप उनको बाहर, बॉडी के बाहर आप देख सकते हो कि वो काम कर सकते हैं, बट उनको मैं लिविंग थिंग कभी नहीं बोलूंगा। आई कैन कॉल देम एज अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, इवन दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर। हाँ बेटा बताइए। सर आप इन विट्रो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ ठीक है, तो देखो बेटा इन विट्रो का मतलब क्या होता है। इन विट्रो का मतलब होता है, सिंपल सी बात ये है इसके अंदर कि ये बॉडी के बाहर, वो कोई भी अगर आपका इवेंट अगर आपका हो रहा है बॉडी के बाहर, लैब में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे इन विट्रो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी, लेट्स से आपकी बॉडी कोई तो भी हार्मोन सिंथेसाइज कर रही है, राइट, टेस्टोस्टेरोन बना रही है, राइट। अब वही अगर इवेंट, वही अगर एक केमिकल रिएक्शन अगर आपका बॉडी के बाहर हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, सो दैट्स अ इन विट्रो कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स आपके बन रहे हैं, यही सेल्स मैं बाहर भी ग्रो कर सकता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ग्रो कर सकता हूँ। एक अच्छा उसे अगर मैं एनवायरमेंट प्रोवाइड करूँ तो मैं उन्हें वहां ग्रो कर सकता हूँ। सो दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई इन विट्रो रिएक्शन, ठीक है। सो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर,
और बीइंग मोर प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो इन विट्रो मतलब आप अच्छे लैब के अंदर अपना काम कर रहे हो और कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जो बॉडी के अंदर जो है बाहर हो रहा है, राइट, आपके टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क के अंदर, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इन विट्रो. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन विट्रो. आपको शायद मालूम होगा या शायद ना भी मालूम हो, कई बार हम लोग सेल्स को ग्रो कर सकते हैं बॉडी के बाहर, और करा भी जाता है, रिसर्च के अंदर करा भी जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. अगर आप में से कोई पालमपुर से है, इन केस इफ एनीवन ऑफ यू इज फ्रॉम पालमपुर, तो पालमपुर में ना एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, IHBT करके. Yes. हाँ, ये आपका पता है कहाँ है? ये होल्टा के पास में आया. एक्चुअली वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना अपनी CSK वाली, उसके पास में आई है. तो यहाँ पे इनके काम होता है, एंड दे डू मेनी सेल कल्चर्स आउटसाइड द body, plant body. They do it in the lab, they do it in the test tube. I think CSIR का इंडिया में सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे जो लैब है या जो इंस्टीट्यूट है वो वही है पालमपुर में, IHBT करके. I'll just write it down over there, कभी तुम देख सकते हो. अगर I don't think हम लोग जा सकते हैं वहां पे, राइट, बिना अगर आपका कोई वहां पे कोई काम कर रहा है या कोई PhD स्टूडेंट आपका, then you can go over there, but it's one of the place जहाँ विजिट करना चाहिए. Like the kind of research they do is something which is quite interesting to see, right? So yeah, so that is the example I'm telling you. आप सेल या रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन आप बॉडी के बाहर आप कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम इन विट्रो. ठीक है, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That is something in terms of my in vitro reaction या in vitro condition, right? याद रखना, इन विट्रो बायोकेमिकल रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो एक लिविंग थिंग नहीं है. ठीक है, दैट्स नॉट अ लिविंग थिंग. सो लेट्स सी समथिंग ओवर हियर. द सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. बिल्कुल कोई भी नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती. रॉक, चेयर, पेपर, रेनकोट, एनीथिंग, वो लोग आपके मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते. ठीक है, सिर्फ आपकी लिविंग थिंग्स से आपके मेटाबॉलिज्म शो करते हैं. And because of that, याद रखना, metabolism is a defining character of living beings. ये बात भूलना मत, that metabolism is a defining character. Metabolism is your defining character. ये आपका हमेशा रहेगा एक defining character. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताइए. So respiration will come under anabolism or catabolism? It's a combination of both the things, right? It's a combination of both the things. Respiration में basically आपकी दोनों चीजें होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रेस्पिरेशन में आप चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? सो दैट इज अ कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट. ठीक है, और कई बार वो जो ब्रेक डाउन करी हुई चीज होती है उनको यूज करके आप कुछ नया बिल्ड करते हैं. ओके, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय एनाबॉलिज्म. सो रेस्पिरेशन जो इवेंट होता है या रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है, अगर आप रेस्पिरेशन को अगर आप पढ़ोगे या आपने शायद थोड़ा सा शायद 9th 10th में पढ़ा होगा, एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. एक इवेंट आपका होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, फ्यूचर में वैसे भी आपके सामने आएगा. ठीक है, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, राइट? सो इसके अंदर जो इवेंट हो रहा होता है वो कैटाबॉलिज्म भी होता है, और अगर उस प्लांट को या उस एनिमल को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसी पाथवे में से हम चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं. सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म. सो एक रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो इट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द रेस्पिरेटरी पाथवे. ओके, और अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर बात करूं, लेट्स से आई टॉक अबाउट सिंपल ग्लाइकोलाइसिस. शायद आपने ये टर्म सुना होगा 10th में या 9th में, एक टर्म आता है ग्लाइकोलाइसिस करके. Yes, sir. जिसमें आप क्या करते हो, आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो. अब अगर मैं सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात करूंगा ना, तो इट इज एग्जांपल ऑफ योर कैटाबॉलिज्म, जहां पर मैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और आपको एंड में मिला पायरुविक एसिड. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म. बट जब मैं रेस्पिरेशन की पूरे तरीके से बात करता हूँ तो उसमें बहुत चीजें होती है. यू हैव ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, एंड आई कैन से इट इज, आई कैन नॉट से कि वो सिर्फ एक कैटाबॉलिज्म का इवेंट है. You can find anabolism happening in respiratory pathway. So that is why it will have both the things. Okay, it will have both the things. So that is something you have to know. Okay. Okay. अब यहाँ पे आपको याद रखना है, मेटाबॉलिज्म is a defining character of living beings. ये बात भूलना मत, of living organisms. तो चलो हमें पहला हमारा कैरेक्टर मिला, या पहला हमारा यहाँ पे ट्रेट मिला जो एक्चुअली डिफाइनिंग कैरेक्टर है. ठीक है, that's a metabolism.
मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, जो मैंने आपको बोला इन विट्रो, वो ये लोग यहाँ पे बता रहे कि सेल फ्री सिस्टम के बाहर भी आपको मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिल सकता है। याद रखना, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल, ये सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो जेलीफिश हो, चाहे वो कोरल हो, सब के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ये स्टेटमेंट याद रखना। ये स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ रहा है, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू नो इट्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपका आइसोलेटेड एक रिएक्शन हो रहा है सेल के बाहर, देन वो लिविंग थिंग नहीं है, बट श्योरली इट्स अ लाइव रिएक्शन, इट्स अ लिविंग रिएक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ये स्टेटमेंट के ऊपर मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूं बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, स्टेटमेंट्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर, एंड यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज आप इस चैप्टर में से आप देख रहे हो कुछ स्टेटमेंट्स, आगे जाके आप दूसरे चैप्टर्स में से आप देखोगे, बट यू शुड बी एबल टू नो कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो क्या मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पे सबको क्लियर है? इज द मेटाबॉलिज्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. Okay. Now let's move on to something else. Let's move on to your consciousness. Let's jump on to your consciousness. और हाँ, कुछ पूछना हो तो इंटरप्ट करके पूछ लिया करो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। Now let's talk about consciousness over here. अगर हम यहाँ पे consciousness की बात करें, इसको मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, awareness about the environment. I can say awareness about my surrounding. एक चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके साथ मैं लिख सकता हूँ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, ये भी मैं लिख सकता हूँ, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, सो दैट्स कॉन्शियसनेस। आप चीजों को परसीव करते हो और परसीव करने के बाद आप उसके लिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हो, सो दैट इज नोन एज माई कॉन्शियसनेस। तो अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर तो काफी वेल डेवलप ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर एनिमल्स की बात करूं, तो एनिमल्स में तो लाइक यू हैव काफी सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स आपको मिल जाते हैं, लाइक यू हैव आईज, यू हैव ईयर्स, यू हैव नोज, और ये चीजें आपको चीजों को परसीव करने में हेल्प करती है और फिर आप एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है, दैट इज समथिंग जो आपको एनिमल्स में देखने के मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो क्वेश्चन ये है कि यार प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग तो बात कर रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड दे रहे हो, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, यू हैव वेरी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स, राइट? अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो क्या प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये आपके कहने पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे बताइए कौन से स्टिमुलस होते हैं जिन पे वो प्लांट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? Light. आवाज कट गई। लाइट मैंने सुन लिया, बाकी मैंने सुना नहीं, और बताओ। Water. ठीक है, चलो वाटर। एनीथिंग एल्स? Geotropism. जियोट्रोपिज्म, बढ़िया, वेरी गुड। सो आई कैन, Mimosa plant. Geotropism. ठीक है, ग्रेविटी लिख दिया। फोटोट्रोपिज्म में तो चलो लाइट आ गया, ठीक है, और कुछ? Chemotropism. कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म, ऑलराइट। हाँ जी, और कोई कुछ जानना चाहेगा? यू कैन ऐड मेनी थिंग्स। Mimosa plant is the best example. बेटा वापस बोलना, पता नहीं चला। So mimosa plant is the best example for the. हाँ हाँ, राइट राइट। सो फिजिकल टच को वो आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ओके। फिजिकल टच भी है आपके यहाँ पे, कुछ प्लांट्स का फिजिकल टच भी है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? ठीक है, एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, योर प्लांट कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू योर टेम्परेचर एज वेल। They can respond to temperature
and sometime they can, or not sometime, very often they also respond to your pollutant as well. Pollutant को भी वो respond कर सकते हैं, right? अब ये जो फिजिकल टच वाला है इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका स्पेसिफिक एग्जांपल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिमोसा वाला। ऐसा नहीं है हर प्लांट फिजिकल टच को रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन मिमोसा प्लांट कर सकता है। आपके एक्सट्रीम से जिन प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाइट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीइंग मोर प्रिसाइज। अगर मैं यहाँ पे लाइट की बात करूँ, सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट आपकी फ्लावरिंग होती है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जो सिर्फ ठंड के सीजन में फ्लावर कर रहे हैं, जो सिर्फ विंटर सीजन में आपके फ्लावर करेंगे। तो इनको कैसे पता चल जाए कि आप विंटर सीजन में फ्लावर करना है? इनको पता ऐसे चलेगा कि जैसे आपका विंटर सीजन आएगा तो आपका डे का लेंथ हो जाता है शॉर्ट और आपकी नाइट्स हो जाती है लॉन्ग, और इस डे लेंथ का जो चेंज होता है उसके बेसिस पे मेरे फ्लावरिंग वहां पे आपको प्लांट पे देखने के लिए मिलेगी। तो याद रखना, आपका लाइट आपका स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इट कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। और जब मेरा लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर मेरी फ्लावरिंग होती है, अगर मेरे लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर फ्लावरिंग होती है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म। दैट इज कॉल्ड एज माय फोटो पीरियोडिज्म। एक और मैं एग्जांपल दूंगा उसके रिलेटेड, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ फ्लावर करते हैं समर के अंदर। अब उनको कैसे पता चलता है कि अब समर चालू हो गया, फ्लावर करना है? वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं डे लेंथ के चेंज को। जैसे आपका मार्च से आपका समर आपका चालू होता है तो आपका डे लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, आपका डे लेंथ काफी लंबा हो जाता है और आपकी नाइट जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे आपका डे लेंथ चेंज होता है आपके प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लावरिंग। सो याद रखना, लाइट के इन्फ्लुएंस में अगर आपकी फ्लावरिंग हो रही है, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय फोटो पीरियोडिज्म एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल। ये एक बहुत बड़ा मेरा एग्जांपल बताता है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि मेरे प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस को। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, क्या फोटो पीरियोडिज्म टर्म सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्लावरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट और फ्लावरिंग Excuse me. ऑफ लाइट। हाँ बेटा बताइए। सर रिपीट कर देना प्लीज एक बार। तो फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है बेटा, आपके जो प्लांट्स होते हैं जब ये लोग फ्लावरिंग शो करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, जब ये लाइट के इन्फ्लुएंस के ऊपर या लाइट के स्टिमुलस के बेसिस पे ये अपनी फ्लावरिंग को ये अपनी फ्लावरिंग कंट्रोल करेंगे या अपना फ्लावरिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म। उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ फोटोपीरियोडिज्म। तो फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ समर में आपकी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके डे लेंथ लॉन्ग हो जाता है, जैसे आपका लाइट का जो पीरियड होता है वो लॉन्ग हो जाता है, वो लोग फ्लावरिंग शो करते हैं, राइट? और जैसे ही वो सेम प्लांट विंटर मंथ में जाता है तो फ्लावरिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जितना उसे डे लेंथ चाहिए था उतना उसे नहीं मिल पाता, वो कम हो जाता है। सो फ्लावरिंग वो नहीं करता, राइट? एंड सिमिलरली आपको केस मिलेगा आपके विंटर प्लांट्स के अंदर। विंटर प्लांट्स होते हैं जिनको शॉर्ट डे लेंथ चाहिए होता है, उनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती, और जैसे उन्हें शॉर्ट डे लेंथ मिलता है, उनको कम लाइट मिलती है, कम लेंथ की लाइट मिलती है, वो फ्लावरिंग शो करते हैं, राइट? सो लाइट डिटरमाइन करता है फ्लावरिंग इन प्लांट्स, और उसे हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ फोटो पीरियोडिज्म। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, उनको डे लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे साल फ्लावरिंग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड सच प्लांट एज वेल। ठीक है, उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी लाइट है, दे विल डू द फ्लावरिंग। ठीक है, बट याद रखना, लाइट डज हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट्स, और फ्लावरिंग एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ एनिमल्स के आपके सामने। याद रखना, उसके साथ साथ प्लांट्स कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर के ऊपर भी प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। जो प्लांट हिमाचल में ग्रो कर सकता है वो प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। उसका एक रीजन ये होता है बिकॉज टेम्परेचर उसे एक चाहिए होता है। एक प्लांट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, वो वहां पे ग्रो कर सकता है। सो आई कैन नॉट फाइंड देम ग्रोइंग ओवर हियर, राइट? सो टेम्परेचर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रेविटी का एग्जांपल आपने दिया था, यस, आपके रूट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट? एंड वो नीचे की तरफ आपके जाते हैं, सो दैट्स एग्जांपल। देन वाटर आपका एग्जांपल होता है, वाटर की तरफ वो लोग मूव करते हैं, सो अगेन दैट्स एग्जांपल ऑफ माय रिस्पांस गिविंग टू द प्लांट। ठीक है,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एनिमल्स ओवर हियर. आपके सामने ये बर्ड है, ये जो बर्ड आपके सामने है इसका नाम है बार हेडेड गूज. द नेम ऑफ द बर्ड इज गोइंग टू बी बार हेडेड गूज. अब ये बर्ड का नाम मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने कभी ये बर्ड आ जाए तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सको, राइट. वैसे पिक्चर काफी छोटी है लेकिन तब भी आई कैन स्टिल होप कि तुम इसे आइडेंटिफाई कर सको. अभी ये जो बर्ड मिलता है ना, ये आपके वहां पे देखने को आपको मिलेगा. कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ आपको. पोंग डैम मालूम है आपको? पोंग डैम कांगड़ा में. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. पोंग डैम में विंटर में आपको ये बर्ड वहां पे देखने के लिए मिल सकता है. सो पोंग डैम में यू हैव बेसिकली वहां पे बर्ड सेंचुरी है. और अगर आप विंटर में जाते हो, दिसंबर में अगर आप जाते हो, देन आपको बार हेडेड गूस वहां पे आपको बैठा हुआ मिल जाएगा. अब बात ये है कि ये जो आपका बर्ड है ये आपका इंडिया में रहता नहीं है. इंडिया में बस विंटर के मंथ्स के अंदर ही आता है. तो आपको मालूम हुआ कि आपके जो बर्ड्स होते हैं, कई सारे बर्ड्स आपके फॉरेन कंट्री में से, यूरोपियन कंट्री में से इंडिया या मैं कहूंगा साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं फॉर देयर विंटर मंथ्स के लिए, विंटर मंथ स्पेंड करने के लिए. सो आपने एक टर्म सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज माय बर्ड माइग्रेशन. सो दिस इज समथिंग नोन एज माय बर्ड माइग्रेशन, जो आपके बर्ड्स यूरोपियन कंट्री में से ट्रेवल करके आते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में या इंडिया में, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो अपने विंटर मंथ्स को यहाँ पे स्पेंड कर सके. मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप बताइए कि एक बर्ड माइग्रेशन क्यों करता है? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ठीक है. तो उसको नुकसान क्या हो रहा था वहां पे? Might be food survival. shortage. वापस बोलना. Might be food shortage. ठीक है, राइट. एक इसका रीजन होता है कि फूड शॉर्टेज, सो इन सर्च ऑफ फूड वो करता माइग्रेशन. ये बात बिल्कुल सही है, राइट. Survival. सर्वाइवल, ठीक है. यू वांट टू अवॉइड हार्श कंडीशन. आपकी जो हार्श कंडीशन होती है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, राइट. सो ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए. यस, आई कैन से यू आर ट्राइंग टू, प्लांट इज ट्राइंग टू अवॉइड द हार्श कंडीशन. Sir, to move from area of lower source. हाँ, वही फूड की शॉर्टेज वहां पे हो जाती है, सो दे मूव टू द अदर एरिया. देखो जनरली होता क्या है ना, यूरोपियन कंट्रीज में जो विंटर होते हैं वो काफी हार्श होते हैं. टेम्परेचर आपका -20 -30 तक चला जाता है. खाने के लिए कुछ ज्यादा रिसोर्सेज होते नहीं है वो टाइम पे. सो यू हैव हार्श कंडीशन एंड यू हैव शॉर्टेज ऑफ फूड. और उसी टाइम पे अगर आप इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो विंटर इतनी हार्श नहीं होती. तो इसलिए सारे बर्ड्स वहां से ट्रेवल करके आपके आ जाते हैं इस एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल बेल्ट में, इंडिया या उसके आसपास वाली कंट्री में आ जाते हैं वो लोग. एंड यहाँ पे आके जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको एक तो हार्श कंडीशन यहाँ पे नहीं होती एंड खाना यहाँ पे इनफ होता है. सो दे विल जस्ट कीप ऑन ईटिंग ओवर हियर, राइट. और ये चीज याद रखना कि वो लोग सिर्फ खाना और हार्श कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि बर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं फिर यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है. दे विल लिव ओवर देयर फॉर फ्यू मंथ्स. आप दिसंबर से फेब तक जाओ पोंग डैम, आपको बर्ड्स मिलेंगे. जैसे आप मार्च में जाते हो आपको बर्ड्स वहां पे नहीं मिलते. सो नाउ द बर्ड्स रियलाइज कि चलो अब उनका काम हो गया यहाँ पे, नाउ दे शुड गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस, या जहां से वो लोग आए वो लोग वापस ले जाते हैं. अब आप मुझे बताओ, अभी हम लोग तो कैलेंडर देख के ट्रेवल कर सकते हैं, बर्ड को कैसे पता चलता है कि उसे नवंबर में वहां से निकलना है और दिसंबर में यहाँ पे पहुंचना है? हाउ डज द बर्ड नोज दैट? Due to temperature. चेंजिंग Due to टेम्परेचर, और भी मोर प्रिसाइज टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा मैंने यहाँ पे लाइट, याद रखना. सो बर्ड माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय अगेन बाय द लाइट. सी ये चीज आप समझो, जैसे ही अक्टूबर का महीना चालू होता है ना, आपका डे लेंथ चेंज होने लगता है. आपका डे लेंथ आपका चेंज होता है और इस चेंज ऑफ डे लेंथ को आपका बर्ड जज कर सकता है काफी क्लियरली. आपका बर्ड प्रिडिक्ट कर सकता है चेंज ऑफ डे लेंथ को काफी इजीली, और जैसे ही उसे प्रिडिक्ट करेगा इट विल स्टार्ट इट्स माइग्रेशन. वो लोग वहां से उड़ना चालू करेंगे एंड दे विल कम ओवर हियर. अब जैसे ही यहाँ पे आ गए वो लोग, यहाँ पे 2-3 महीने स्पेंड कर लिया, राइट, यहाँ पे लोग रह लिए. उसके बाद जैसे आपका मार्च का महीना आएगा तो वापस आपका डे लेंथ चेंज होगा. अब आपका डे लेंथ आपका लॉन्गर हो रहा है एंड दैट डे लेंथ चेंज विल टेल देम कि अब समर चालू हो रहे हैं. नाउ दे हैव टू गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस एंड नाउ दे विल मूव इनटू द बैक इनटू योर यूरोपियन कंट्रीज. सो याद रखना लाइट इन्फ्लुएंस करता है. So that is also a very good example that someone like bird
getting responding to the light and moving from one place to another. So that is also one of the example in this. ठीक है, तो याद रखना दैट्स एग्जांपल ऑफ माय बार हेड गूस. ये तो सिर्फ एक बर्ड का मैंने नाम लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे बर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे which will be showing the bird migration. एंड देन आपके सामने एक और पिक्चर है टॉर्टोइस की. अगर आप देखोगे टॉर्टोइस का, तो टॉर्टोइस बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बता सकते हैं टॉर्टोइस कर क्या रहा है? सब बुरों में जा रहा है. अपने बरों में जा रहा है. और ये बरों में क्यों जा रहा है, कुछ सोच के बताओ क्या लग रहा है क्यों जा रहा होगा ये? बिल्कुल सही, हाँ जी, टेम्परेचर सनलाइट को अवॉइड करके जा रहा है बरो के अंदर. डेजर्ट वाला एरिया है, गर्मी है, उसको अवॉइड करने के लिए इट इज गेटिंग इनटू द बरो. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ गिविंग रिस्पांस टू द स्टिमुलस. आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आप रिस्पॉन्ड करें एंड यू आर मूविंग इनटू द प्लेस जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी. अब याद रखना कॉन्शियसनेस भी आपका हर एक एनिमल आपका शो करता है. और मैं कहूंगा कॉन्शियसनेस इज समथिंग शोन बाय प्रोकैरियोट एज वेल एज माय यूकैरियोट्स. ये बात याद रखना. सो चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो मेरा यूकैरियोट हो, सब लोग आपका कॉन्शियसनेस शो करते हैं. सो इधर इट्स योर प्रोकैरियोट और ये यूकैरियोट. सो अगर आप बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे तो वो भी आपका रिस्पॉन्ड करेगा. बैक्टीरिया भी नियर बाय केमिकल्स, नियर बाय एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शो समथिंग नोन एज माय कॉन्शियसनेस. And because of that, I will say consciousness is a defining property of all living beings without exception. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है. इसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा नहीं. ऐसा नहीं कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? यहाँ पे आपके साथ पिक्चर एक अर्थवॉर्म की है. अब अर्थवॉर्म के पास ना ईयर होते हैं ना आईज होते हैं, बहुत ही लाइक प्रिमिटिव एक लाइक लेस डेवलप्ड स्पीशीज है ये, ठीक है, लेकिन स्टिल ये रिस्पॉन्ड करेगा. अगर आप अर्थवॉर्म को उठा के सनलाइट में रखोगे तो वो घूम के वापस जाएगा उस एरिया में जहां पे सनलाइट नहीं होगा, मतलब क्रॉल कर करके, राइट? दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कॉन्शियसनेस. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. सो आई होप ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? बस ये वाली स्लाइड पे आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि लाइट वाटर टेम्परेचर पे कैसे आपके प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं. फिजिकल टच का आप जानते हो, मिमोसा प्लांट करता है, टच करो वो आपको बिल्कुल लाइक रोल कर लेगा अपने लीव्स को. दैट इज समथिंग यू नो. कीमोट्रोपिज्म भी आपके प्लांट शो करते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स के बार इंटरेक्ट करते हैं विद इन देमसेल्फ, तो केमिकल्स को रिएक्ट करते हैं, केमिकल्स को लेके वो ट्रिगर होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड पॉल्यूटेंट्स का भी एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने लाइकेंस का एग्जांपल लिया. अब लाइकेंस बेसिकली प्लांट नहीं है, but lichens are a combination of your algae and bacteria, right? Cyanobacteria and algae, okay, or I would say fungi and your particular algae over here, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, आपके जो lichens होते हैं वो वहां पे ग्रो नहीं करते जहाँ पे pollutants होते हैं. So I can clearly say they are responding to the pollutants. वो pollutants को वहां पे respond कर रहे हैं. So that is also one of the example. Now after this statement याद रखनी आपको यहाँ पे, consciousness therefore becomes the defining property of all living organisms. ये बात आपको याद रखनी है. This is going to be defining property of all living organisms without exception. ये चीज आपको याद रखनी है. और इसमें एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. Humans are the only species जो आपके होते हैं self conscious. Humans are the only species जो आपके होती हैं यहाँ पे self conscious, right? So self consciousness जो आपके यहाँ पे होती है वो आपके सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आपके शो करते हैं. ये और कोई शो नहीं करेगा. आई थिंक बेटा किसी का माइक ऑन है, इफ पॉसिबल अपना माइक बंद कर लीजिएगा. सो ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज व्हिच आर गोइंग टू शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट? हम लोग ही होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे चल के जा रहे हो, अगर आप गिर गए, राइट, सडनली यू स्टैंड अप एंड देन यू मेक श्योर कि आप सही हो जाओ, राइट? यू जस्ट मेक श्योर कि आपके कपड़े ठीक हो जाए, आपके बाल ठीक हो जाए, राइट? यू डू दैट, राइट? एनिमल्स को इतना कंसर्न नहीं होता, राइट? एनिमल्स आर नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स. ह्यूमंस आर द ओनली वन व्हिच आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, राइट? लाइक हमें कोई देख तो नहीं रहा, लाइक हमने कुछ गलत बोल दिया, व्हाट विल पीपल जज, राइट? ऑल दोस थिंग्स. सो ह्यूमंस आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस. एनिमल्स डोंट केयर, राइट? Animals, plants, they are not going to be caring about that, obviously.
याद रखना, एक स्टेटमेंट आपके सामने आया तो कौन होता है सेल्फ कॉन्शियस? द आंसर इज गोइंग टू बी ह्यूमंस. ह्यूमंस आर द वन व्हिच आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस, और वही होते हैं सिर्फ, और कोई नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको सिर्फ होमो सैपियन के अंदर देखने के लिए मिलती है और किसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती. थिंग यू हैव टू नो. सो ये हो गया हमारे यहाँ पे कॉन्शियसनेस. तो अभी हमने देखे 4 कैरेक्टर: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. इन चारों में से कौन से 2 मेरे डिफाइनिंग फैक्टर हैं या डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं? Consciousness. हाँ जी, ये 2 जो मेरे यहाँ पे हैं, दीज आर माय डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, राइट. बाकी 2 थे मेरे, वो डिफाइनिंग नहीं थे फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट ये 2 मेरे यहाँ पे हैं, राइट. उसके बाद एक और यहाँ पे आपका होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, बिकॉज वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर वी रैप अप, आप 1-2 क्वेश्चन मुझे करके बता दो. इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर कर दो अनम्यूट करके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. ठीक है, इतना आपने मुझे बता दिया. अब मुझे बस इसके अंदर एक और आंसर कर दो. अगर आपके बॉडी में, पेट में, इंटेस्टाइन में अगर आज डाइजेशन हो रहा है, so digestion is an example of what? Anabolism या catabolism? ठीक है, राइट, ग्रेट, राइट. इसका आंसर कर दो फटाफट. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर कर दो. आपके होंगे हमेशा ह्यूमन बींग्स. ना ही फ्रॉग होता है, ना ही टाइगर होता है, ना ही लायन होता है. ह्यूमन बींग्स होते हैं सेल्फ कॉन्शियस. Among the following, which can be a common feature exhibited by both living and non-living? इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर है जो दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा? ध्यान से. ग्रोथ. आप लोग को तेज हो, ठीक है. ग्रोथ इज द राइट आंसर. एक बार फिर बताता हूँ, ग्रोथ यहाँ पे सही आंसर क्यों होगा? क्योंकि ग्रोथ आपका लिविंग थिंग भी ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, वो तो कर ही रहा है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक योर रॉक, माउंटेन आर ऑल्सो शोइंग द ग्रोथ. So that is why ये एक कॉमन फीचर है जो आपको लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. So growth is something which will be common in both of them, right? अगर क्वेश्चन या आंसर समझ ना आए, इवन देन इंटरप्ट करके बता दो कि समझ नहीं आया, राइट. डोंट बी सो सेल्फ कॉन्शियस कि लोग क्या सोचेंगे. जस्ट लेट मी नो दैट. ठीक है, ऑलराइट. Which of the following is a defining feature of living? बताइए, इनमें से कौन सा आपका डिफाइनिंग फीचर आपके लिविंग बीइंग का? All of these. All four. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है. ये मैंने आपको कराया नहीं, इसलिए आई थिंक आप इसको आपने मिस कर दिया. कोई बात नहीं, कल से कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा. ये भी आपका होता है, ठीक है. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज नथिंग बट माय कॉन्शियसनेस. मेटाबॉलिज्म तो तुम जानती हो, सो दैट वाज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दिस, राइट. I wanted to do this question. हाँ, ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. आपको उन्होंने ये पूछा है कि आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आप बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. Which of this statement is going to be incorrect? So take your time and try to answer this question. चारों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो and then try to answer this. आप चैट में भी आंसर कर सकते हो. You can answer in the chat as well अगर आप चाहो तो. क्वेश्चन समझो पहले. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार 4 स्टेटमेंट आपके सामने देके रखी है, आपको बताना कि कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है. सर ए. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ठीक है, सबका आंसर आ रहा है. अगर आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है तो मैं बी, सी एंड डी पहले यहाँ पे देखता हूँ, फिर आपके ए के ऊपर आ रहा हूँ. सो बी मेरा स्टेटमेंट क्या यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट is by accumulation of material on the surface. ये तो गलत है, राइट. ओके सॉरी, ये तो सही है आपका. That is going to be a true statement. आपके जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रोथ ऐसे ही शो करते हैं, उनके सरफेस के ऊपर चीजें इकट्ठा होती है. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑप्शन सी, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से आप ग्रो करवाते हो. सो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन डी, ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब ये लोग कह रहे हैं कि अगर मैं लैब के बाहर अगर कोई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूं, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन, इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल. ये बात भी सही है. अगर मैं बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूं लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में, तो उनके नंबर ऑफ सेल काउंट करके मैं कह सकता हूं कि इनकी ग्रोथ हो गई, राइट. क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में सेम ही होता है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन जब मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, in plants growth by cell division is seen only up to certain age, certain stage,
दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनके अंदर ग्रोथ जो आपकी होती है वो होती है अनलिमिटेड। एक तो हम टर्म यूज करते थे वहां पे अनलिमिटेड, और एक और टर्म मैंने बताया था आपको, कौन सा टर्म था? Indefinite. इंडेफिनिट, राइट। सो दीज आर द टू टर्म्स हम जो यूज करते हैं जनरली प्लांट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। तो इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो। सो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे आएगा द राइट आंसर। सी द बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि हमें आदत डालनी है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की। अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन संभाल सकते हो एंड बाकी चीजें संभालना वोंट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, चाहे वो एनिमल फिजियो प्लांट फिजियो, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ वेरी गुड हैंड ऑन देम, राइट? सो दैट्स वन थिंग। अब हमने क्या करना है, लाइक दिस इज वेयर लेक्चर एक्चुअली एंड्स। अब मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप पे। मैंने आपको कल ही बताया था आप जनरली करते क्या हो, करोगे क्या, आपने असाइनमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके सामने उसका आंसर लिख दीजिए ABCD। मैं भी नहीं कह रहा कि आप पूरा आंसर लिखो, जस्ट राइट ABCD एंड सेंड इट बैक टू मी। उसका फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर दो, राइट? सो स्टार्ट डूइंग दैट, लाइक प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अभी के अभी उसे करो, टेक योर टाइम जब भी आप फ्री हो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव योर ओन वर्क, स्कूल का भी होमवर्क होगा, नंबर ऑफ थिंग्स हैपन इन योर लाइक इन योर डे, बट टाइम निकालो एंड डू दैट। आई थिंक पहले असाइनमेंट तो आई थिंक 7-8 क्वेश्चन ही है, राइट? सो मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग द असाइनमेंट, बिकॉज yeah, as I've told you earlier, that is the waypoint through which you will be able to have a good hand on this subject, right? So have a habit of solving questions. So yeah, that's it. अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई, या अगर आप चाहते हो कि कोई चीज रिपीट हो जाए, then please go ahead and let me know. बताएं मुझे अगर ऐसा कुछ है तो, right? And before we wrap up, just want to ask you again, क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही हैं? Are the things clear to you by far? Yes, Yes, sir. Yes, Sir. Alright, ठीक है. So in case if you have any question, then you can ask your questions. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, then yeah, that's it. This is where your lecture ends. हाँ, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं बेटा, आप सीधे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आप हैंड रेज कर रहे हो तो.